हेलो दोस्तों, मैं लीलेन सिकरवार और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार पार्ट 3। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था अनुच्छेद 12 जो कि राज्य शब्द को परिभाषित करता है। फिर हमने देखा था अनुच्छेद 13 जो कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू देता है, जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। साथ ही हमने अनुच्छेद 13 में देखा था विधि शब्द। अब आज हम बात करेंगे समता या समानता का अधिकार। हमको जो भारतीय संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिए हैं उनमें से एक अधिकार को, उनमें से हम समता या समानता के अधिकार को देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 14 की। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 बोलता है विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण की बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है। इसमें 2 प्रकार की समानता है। पहला कौन सा है? विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता। दूसरा दोस्तों, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। दोस्तों, हम दोनों चीज, ये तो जो दोनों बातें हैं इनको हम दोनों एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो ये विधि है, विधि का मतलब होता है कानून। ठीक है, ये विधि है, विधि का मतलब होता है कानून। यानी अनुच्छेद 14 कहता है प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान हो, सभी जो हैं वो विधि यानी कानून के सामने एक समान होंगे। कानून किसी भी व्यक्ति को एक अलग विशेषाधिकार नहीं देगी, किसी भी व्यक्ति को कोई भी अलग विशेषाधिकार नहीं देगा। कानून की दृष्टि में जो व्यक्ति हैं, सारे व्यक्ति एक समान होंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे प्रकृति की दृष्टि में एक समान होते हैं। प्रकृति ये नहीं देखती है कि कौन बच्चा है, प्रकृति ये नहीं देखती है कि कौन बूढ़ा है, उसकी नज़र में सभी एक समान होते हैं। और भारतीय संविधान के निर्माताओं का भी सोचना यही था कि हमें ऐसा बनाना चाहिए कि हम सभी को एक समान नजरिए से देखें। इसलिए उन्होंने हर चीज आइडियल वे में बात अपनी रखी है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का कॉन्सेप्ट देता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो विधि के समक्ष समानता का जो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रिटेन के एक विद्वान थे, फिलोसोफर डाइसी, उन्होंने विधि के समक्ष समानता का कॉन्सेप्ट दिया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विधि के समान संरक्षण की। तो विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या है? विधि के समान संरक्षण का मतलब यही है कि जो विधि है वो अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग नियम बना सकती है। अब आप सोचेंगे ये क्या बोल रहे हैं? कहने का मतलब यही है कि जो विधि है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप महिला ले लीजिए, ठीक है, तो राज्य जो है, जो विधि है, जो कानून है, वो महिलाओं के लिए अलग नियम बनाता है, बच्चों के लिए अलग नियम है। अब आप सोचेंगे कि भैया ऐसा भेदभाव क्यों? ये जो समान संरक्षण है, इसका मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा। आप मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, आप मुझे बताइए कि एक कार है, ठीक, और एक जो है बाइक है। तो
अब मुझे बताइए कि एक व्यक्ति को कार से टक्कर लगती है और एक व्यक्ति को बाइक से टक्कर लगती है, तो मुझे यह बताइए कि कार की तुलना बाइक से की जा सकती है? क्या कार की टक्कर बाइक की टक्कर से अधिक होगी? आप तो सबसे पहले यह बताइए कि ये जो वर्ग है वो एक ही है क्या? नहीं है ना, कार अलग है और बाइक अलग है। इनकी कुछ कैपेबिलिटी अलग है, इनकी कैपेसिटी अलग है। संविधान निर्माताओं ने भी ऐसा ही कुछ सोचा और इसीलिए उन्होंने विधि के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग कानून। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक केस डिस्कस कर लेते हैं। एक केस हुआ था दोस्तों, बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इस केस में क्या हुआ था कि उन्होंने एक टेस्ट किया। उन्होंने एक स्कूल में मैथ्स का पेपर 12वीं क्लास बच्चे को दिया और जो 5वीं क्लास में पढ़ते थे उन बच्चों को पेपर दिया। अब मुझे बताइए, जब 12वीं क्लास का बच्चा और 5वीं क्लास का बच्चा सेम मैथ्स का पेपर सॉल्व करेगा तो किसके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं? नो डाउट 12वीं क्लास के बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेके आए एज कंपेरिजन 5वीं क्लास के बच्चों के। तब जरूरत पड़ी कि चीज़ों को क्लासिफाइड करना बहुत जरूरी है। चीज़ों का क्लासिफिकेशन, पब्लिक वेलफेयर के लिए चीज़ों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो 5 ग्राउंड दिए हैं उनके आधार पर चीज़ों को क्लासिफाइड करना बहुत जरूरी है, जिससे पब्लिक वेलफेयर हो सके। तो क्लासिफिकेशन तो हमने कर दिया, लेकिन उसके बाद क्लासिफिकेशन तो कर दिया, अब हमको इंटेलिजेंस डिफरेंशिया मतलब बोधगम्य अंतर, यानी बोधगम्य अंतर। एक ग्रुप हमने बना दिया A और एक ग्रुप बना दिया B, यानी 12वीं क्लास के बच्चे और 5वीं क्लास के बच्चों को अलग अलग क्लासिफाइड तो हमने कर दिया, उनका वर्ग जो है वो अलग अलग उनको बांट तो दिया। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, 12वीं क्लास के बच्चों को 12वीं क्लास तक के स्तर का परीक्षा यानी उनको पाठ्यक्रम देना चाहिए और उनका उस प्रकार से उनको गोल ओरिएंटेड बनाना चाहिए, उनको उस प्रकार से ट्रेन करना चाहिए। और 5वीं क्लास के बच्चों को 5वीं क्लास तक के स्तर का पाठ्यक्रम प्रोवाइड करवाना चाहिए और उनको उस हिसाब से ट्रेन करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही ये जो चीज़ थी वो 1970 के बाद खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया कि सिर्फ क्लासिफिकेशन करना और इंटेलिजेंट डिफरेंशियल करना ही विधि के समक्ष नहीं आएगा। इसके अलावा उन्होंने एक और केस हुआ था, रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु। इसमें उन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन और इंटेलिजेंट डिफरेंशियल ही नहीं, चीजों के बीच तर्कयुक्त यानी युक्तियुक्त तर्क यानी रेशनल नेक्सस भी होना बहुत जरूरी है। आपको उनको कि देखिए आपने क्लासिफिकेशन तो कर दिया, क्लासिफिकेशन आपने कर दिया और इंटेलिजेंट डिफरेंशियल भी आपने बता दिया। ठीक है, इंटेलिजेंट डिफरेंशिया मतलब आपने एक वर्ग A और एक वर्ग B इसको क्लासिफाइड कर दिया उनके बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस पर, यानी बोधगम्य पर, कि 12वीं क्लास का बच्चा 12वीं क्लास में पढ़े और 5वीं क्लास का बच्चा 5वीं क्लास में पढ़े। लेकिन इन दोनों के बीच में रीजन आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी आपके पास एक रीजन होना चाहिए, वो भी तर्कयुक्त रीजन होना चाहिए। तो ये जो चीज थी वो विधि के समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आई थी। अब हम बात करते हैं, एक केस हुआ था दोस्तों आर्टिकल 14 से रिलेटेड, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1978 में हुआ था। मेनका गांधी
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। दोस्तों इस केस में क्या हुआ था कि मेनका गांधी देश भ्रमण पर गई थी, तो उन्होंने उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने उनका जो पासपोर्ट था वो जब्त कर लिया था। तो उन्होंने क्या करा और उसका उन्होंने कारण भी नहीं बताया। तो मेनका गांधी ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करी और तब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का एक गोल्डन ट्रेंगल बना। उन्होंने इसमें बताया कि आर्टिकल 14 यानी सबको विधि के समान संरक्षण प्राप्त है, और उन्होंने आर्टिकल 19 के तहत उन्होंने ये बताया कि किसी भी व्यक्ति को 19 का जो 1 है उसमें वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। और इसके साथ 19 की जो 19 में 6 नंबर का जो क्लॉज है उसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को कहीं पर भी व्यापार करने के लिए देश भ्रमण करने की इजाजत देता है। और साथ में उन्होंने आर्टिकल 21 जो है उसको भी उन्होंने बोला कि जो राज्य है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, यानी आपको विधिक विहित युक्तियुक्त होना चाहिए। जो आपकी जो विधि है वो युक्ति युक्त होना चाहिए, जो आर्टिकल 21 कहता है। और सभी व्यक्ति को अपना जीवन जीने का, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी आर्टिकल 21 देता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ अपवाद की, जो कि विधि के समक्ष समानता का अपवाद है। तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अपवाद, पहला तो अपवाद है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनकी पद पर रहते हुए उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और उनको यह भी उन्मुक्ति प्राप्त है कि अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं, अगर वो कुछ कार्य कर रहे हैं तो उनसे न्यायालय कुछ सवाल पूछ नहीं सकती है। उनको आर्टिकल 361 के तहत न्यायिक उन्मुक्ति प्राप्त है। दूसरा अपवाद है दोस्तों, दूसरा अपवाद है राजदूत। विदेशों में जो राजदूत रह रहे हैं, विदेशों के जो राजदूत रह रहे हैं, उनको भी, उन पर भी सिविल जो कार्रवाई है वो नहीं की जा सकती। ये भी अपवाद है विधि के समक्ष समानता की। तीसरा अपवाद है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 ये क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि संसद या उसकी समिति में, संसद के दौरान यदि कोई सदस्य जो है संसद के अंदर कुछ भी टिप्पणी कर देता है किसी भी विषय को लेकर, तो आप उसको बेस बनाकर उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। उसको इस प्रकार की उन्मुक्ति आर्टिकल 105 संविधान का अनुच्छेद 105 देता है, जो कि विधि के समक्ष समानता का एक अपवाद है। दोस्तों तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और हमने रूल ऑफ लॉ भी देखा। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि विधि से ऊपर कोई नहीं है, विधि जो है वो सर्वोपरि है, और विधि यानी कानून की नज़र में सभी समान है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।